So, in the analysis of कुंडली, today I'm going to analyze one more कुंडली. और ये कुंडली को मैं एनालाइज करूंगा प्रोफेशनल क्राइटेरिया से कि नेटिव का जॉब कब लगेगा, इस बेसिस पर मैं इसे एनालाइज करूंगा. तो एनालाइज करने से पहले मैंने इसमें यहाँ पे सभी डिटेल दी हुई है. नेटिव का बर्थ है 18 जुलाई 1994, नागपुर, इंडिया, एंड बर्थ टाइम 9:46 PM. अब इस नेटिव के प्रोफेशन के लिए जो 3 चार्ट्स की जरूरत है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. ये बर्थ चार्ट है, D1 चार्ट जिसे हम बोलते हैं. ये दूसरा D9 चार्ट है और ये D10 चार्ट है, दशमांशा चार्ट, जिसको कि हम प्रोफेशन के लिए कंसीडर करते हैं. यहाँ पर मैंने एक राशि तुल्य दशमांश भी एक चार्ट बनाया हुआ है, जो मेरी एक अपनी रिसर्च बेस्ड टेक्निक है, वो भी मैं इस पर लगाऊंगा. मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा हाउ टू अप्लाई दिस टेक्निक. तो ये मेरी अपनी एक रिसर्च है, उसके बेसिस पर वो टेक्निक भी यहां पर मैं लगाऊंगा. टाइमिंग ऑफ प्रोफेशन मुझे करना है नेटिव का. तो उससे पहले, सबसे पहले जब भी हम टाइमिंग करेंगे उसमें हमें देखना है कि नेटिव की जो कुंडली है वो उतनी स्ट्रांग भी है या नहीं, कि उसका प्रोफेशन होगा या नहीं होगा, जॉब लगेगा या नहीं लगेगा. तो इस कुंडली को मैंने एनालाइज किया तो ये बहुत ही एक्सीलेंट और स्ट्रांग कुंडली है. स्ट्रांग कुंडली की इसमें मैं 3-4 वजह हैं जो मैं बता देता हूं इजीली. सबसे पहले मैं इसकी लग्न को देखता हूं तो लग्न, लॉर्ड लग्न में ही बैठा हुआ है. तो किसी भी कुंडली में यदि लग्न लॉर्ड लग्न में बैठ जाए तो वो कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. मगर एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो लग्न लॉर्ड रेट्रोग्रेड या वक्री है. और रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड यदि होगा तो वो क्या करेगा, लाइफ के जितने भी इवेंट होंगे जरूर, मगर वो सभी इवेंट्स को डिले करेगा. बगैर एफर्ट के एक भी इवेंट नहीं होने देगा. एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी हर एक इवेंट में, और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये इवेंट होगा भी या नहीं होगा, एट लास्ट हो जाएगा, मगर वो डिले होगा क्योंकि लग्न लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है. इसलिए लग्न स्ट्रांग हो जाती है. जिस नेटिव की लग्न स्ट्रांग हो जाए उस नेटिव के सभी काम बनते हैं. मगर यहाँ पे रेट्रोग्रेड है इसलिए उसमें डिफिकल्टी आएगी, हर काम थोड़ा डिले होगा. अब जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो थोड़ा एजुकेशन की भी बात की जाएगी यहाँ पर. स्ट्रॉन्ग क्यों है कुंडली, और 2-3 मैं चीजें बता देता हूं. यदि इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 3 प्लैनेट्स वर्गोत्तम है. 2 तो ऑन साइन में है, सैटर्न ऑन साइन में, इस तरीके से जो 5th लॉर्ड है वो 5th साइन में बैठा हुआ है. तो 2 प्लैनेट ऑन साइन में हो गए यहाँ पर. फर्दर मैं देखता हूं तो मार्स जो कि 10th लॉर्ड है वो वर्गोत्तम है. सन जो कि 7th लॉर्ड है वो वर्गोत्तम है. इसी तरीके से वीनस जो कि आपका 9th एंड 4th लॉर्ड है वो वर्गोत्तम है. वीनस सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है इस कुंडली का. वर्गोत्तम है क्योंकि वो आपका अति योग कारक है इस कुंडली के लिए, और वो केंद्र में ही बैठा हुआ है, वर्गोत्तम होकर बैठा हुआ है, इसलिए कुंडली तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ये बहुत अच्छा भाग्य लेकर नेटिव बॉर्न हुए हैं. इनको यहाँ पर ये 2nd और 7th के लॉर्ड, 9th के लॉर्ड है ये वीनस, जो कि केंद्र में 7th भाव में बैठे हुए हैं. तो इनको मदर फादर दोनों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और स्पाउस के भी मदर फादर का सपोर्ट मिलेगा. इसलिए लाइफ में इनको सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है. अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर प्रोफेशन की, इनकी इंडिविजुअल. तो उसमें एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये मेरे लिए बिल्कुल ब्लाइंड चार्ट है, मुझे ABCD कुछ भी नहीं पता है, फिर भी मैं प्रेडिक्शन यहाँ पे देने की ट्राई करूंगा. देखिए, तो मरकरी यहाँ पर जो कि 5th लॉर्ड है, जो कि एजुकेशन का कारक होता है, वो इसी हाउस में बैठ गए. तो एक्सीलेंट एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉमिस बहुत एक्सीलेंट है. और उसको जुपिटर जो दूसरा नॉलेज का कारक है, बेनिफिक प्लेनेट, एस्पेक्ट भी कर रहा है 9th एस्पेक्ट से. तो इससे बेटर कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता एजुकेशन के लिए. मगर यहाँ पर तो इसका मतलब नेटिव के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉमिस रहा है एजुकेशन का. मगर यहाँ पर ये मार्स और सैटर्न 2 मेलिफिक प्लेनेट के बीच में ये पाप कर्तरी योग में आ गया. इसलिए इस नेटिव के अंदर एजुकेशन का बहुत प्रॉमिस रहा होगा, मगर हमेशा स्ट्रगल करनी पड़े होगी. इन द सेंस जितना प्रॉमिस है वैसे रिजल्ट शायद नहीं मिले होंगे. ये मेरा प्रेडिक्शन है इस कुंडली के केस में, कि जो प्रॉमिस रहा होगा, प्रॉमिस बहुत रहा होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, ये इनोवेटिव भी होगा नेटिव, मगर जब रिजल्ट जो होंगे एजुकेशन में वो उस लेवल पर नहीं मिले होंगे जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन रही होगी, या सम काइंड ऑफ स्ट्रगल जरूर रही ही होगी. फर्दर ये मुझे मालूम है कि ये नेटिव बाहर एजुकेशन करने गए हुए हैं अब्रॉड, इतना ही एक ही चीज पता है, तो उसको मैं यहाँ पर जस्टिफाई करता हूं
कि आप यहां देखिए जरा, ये दशा थी एक्चुअली मरकरी जुपिटर की। तो जुपिटर 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तब ये एक्सपेक्टेड है मेरा, तब ये गए होंगे मरकरी जुपिटर की दशा के अंदर। तो ये मरकरी यहाँ पर एजुकेशन 5th हाउस का कारक है, और जुपिटर आपका 9th हाउस के अंदर चला गया है। 9th हाउस हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो उस पर्टिकुलर दशा में ये बाहर गए होंगे पढ़ने के लिए। अब मैं बात करूंगा, और वैसे भी इनका 12th और लग्न लॉर्ड सेम है। जनरली 12th और लग्न लॉर्ड सेम होता है, तो जब भी या तो 12th लॉर्ड लग्न में आ जाए या लग्न लॉर्ड 12th में चला जाए, तो ऐसे नेटिव के फॉरेन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से चांसेस बनते हैं कि फॉरेन में नेटिव जाएगा और वहां पे सेटल भी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा कि टाइमिंग ऑफ प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के लिए जब हमें देखने हैं, तो वो टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं, केवल प्रॉमिस की बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफेशन तो इनका लगा भी होगा, लग भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब लगेगा, मेन क्वेश्चन ये है, टाइमिंग अभी करंटली लगेगा या नहीं लगेगा, ये मैं एनालाइज कर रहा हूं इनको। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी दशाएं कौन सी हैं। तो दशाएं मैंने देखी, तो वो मरकरी, सैटर्न एंड वीनस की दशा है अभी 17/3/2024 तक। और इसके बाद मैंने प्रत्यांतर दशा भी ले ली, क्योंकि इवेंट मुझे अभी पिन पॉइंट करना है। मुझे 2-3 साल के आगे की प्रेडिक्शन नहीं देनी। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक है कि अभी अगले 5-6 महीने के अंदर प्रोफेशन लगेगा या नहीं लगेगा, जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। तो फिर नेक्स्ट है मार्स, सैटर्न एंड सन की दशा है। अब इनमें प्रॉमिस बनता है या नहीं बनता है, मैं दशा के बेस पर देखता हूं कि प्रॉमिस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम ध्यान से देखते हैं। सॉरी, दशा मरकरी, सैटर्न, वीनस, मरकरी, सैटर्न और सन की है। मरकरी को देखते हैं तो 5th लॉर्ड है। तो 5th लॉर्ड का कोई इतना बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं होता प्रोफेशन में, एजुकेशन में ज्यादा रोल होता है, तो मैं इसको अभी उतना कंसिडर नहीं करता। दूसरा मैं देखूंगा, अब जो दशाएं जो होती हैं वो 10th हाउस या 10th लॉर्ड से रिलेटेड प्लेनेट की होनी चाहिए। तो ये 10th हाउस है, 10th हाउस के अंदर मून बैठा हुआ है, तो उसकी दशा होनी चाहिए, या उसका लॉर्ड मार्स है, उसे वो 10th हाउस को देख भी रहा है, तो मार्स की दशा होनी चाहिए। मगर सैटर्न भी 10th हाउस को देख रहा है, तो सैटर्न की भी दशा हो सकती है। साथ में 7th और 6th हाउस का भी रोल होता है। 7th हाउस भी आपको पद प्राप्ति में हेल्प करता है, और 6th हाउस जॉब में हेल्प करता है। इन दोनों हाउसेस का भी प्रोफेशन के केस में रोल होता है। तो यहां पर मैं इसमें साथ में प्लेनेट को, क्योंकि 7th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, और ये 6th हाउस के अंदर सन बैठा हुआ है, 7th लॉर्ड भी है, और इसका लॉर्ड मून है, वो कि 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2 और एडिशनल प्लेनेट ऐड कर देता हूं, सन एंड वीनस। तो ये 5 प्लेनेट, मून, मार्स, मून, सैटर्न, सन और वीनस प्लेनेट आते हैं D1 चार्ट से। इन प्लेनेट्स का रोल आ जाता है D1 चार्ट से। अभी मैं D9 चार्ट में भी देख लेता हूं क्या किन किन प्लेनेट्स का रोल आता है। तो D9 चार्ट के अंदर चला जाता हूं, तो मैं केवल 10th हाउस को देखता हूं, तो उसमें मरकरी का भी रोल आ जाता है, जो कि एट प्रेजेंट का दशा लॉर्ड है। तो मरकरी D9 चार्ट के बेस पर ये भी प्रोफेशन दे सकता है, जुपिटर भी दे सकता है, और यहाँ पर जो 10th लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न भी रोल दे सकता है। तो उसमें मरकरी और सैटर्न की तो दशा चली रही है। यहाँ पे भी आपका सैटर्न जस्टिफाई कर रहा है इसको, क्योंकि सैटर्न इसके 10th हाउस को देख रहा है, तो अंतर दशा लॉर्ड सैटर्न इस चार्ट में जस्टिफाई कर रहा है। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड वीनस, क्योंकि वो 7th हाउस में, वो भी जस्टिफाई कर रहा है। तो अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड D1 चार्ट के अंदर उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। सिमिलरली यदि मैं D9 चार्ट में चला जाता हूं, तो जो 10th लॉर्ड है वो सैटर्न है, उसी की अंतरदशा है, और मरकरी यहाँ पर प्लेस्ड है, इसलिए जो दशा लॉर्ड है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मरकरी और सैटर्न की दशा D9 चार्ट में भी जस्टिफाई कर रही है इस प्रोफेशनल होने के, मतलब जो भी लगने के चांसेस को सेटिस्फाई कर रही है। अब D10 चार्ट पर चला जाता हूं, जो कि प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिक चार्ट है। तो D10 चार्ट में हम देखते हैं, तो इसका जो 10th लॉर्ड है वो तो मार्स है, उसकी तो दशा चल नहीं रही है अभी, मगर यहाँ पे 7th हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, और इसका लग्न लॉर्ड भी सैटर्न है। तो एक कर्मों से रिलेटेड D10 का लग्न लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लग्न लॉर्ड सैटर्न है। हम D1 के लग्न लॉर्ड को भी D10 के अंदर देखते हैं, तो वो सैटर्न ही है। D1 का लग्न लॉर्ड D10 में, वो 7th हाउस के अंदर है। तो ये प्रोफेशनल इनको एडवांटेज देगा या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर भी हमारे पास सैटर्न आ जाता है। फिर जब मैं सैटर्न को देखता हूं, तो D10 के 10th हाउस को लग्न बना लिया मैंने, उससे 10th देखूंगा मैं।
10 से 10, तो वहां पे भी सैटर्न है, तो वो भी एक तरीके से यहाँ पर ये जस्टिफाई कर रहा है। इसी तरीके से यदि मैं D1 चार्ट में 10 से 10 देखूंगा तो वहां पर वीनस बैठा हुआ है, तो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड वीनस भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो मैं तीनों चार्टों को, मैंने सभी के 10th हाउस को एनालाइज किया, तो उसमें काफी हद तक D1 चार्ट में भी सैटर्न इसको जस्टिफाई कर रहा है अंतरदशा। जब मैं D9 चार्ट को देखता हूं तो उसका 10th लॉर्ड सैटर्न है, वो जस्टिफाई कर रहा है। इसके बाद जब मैं D10 चार्ट में चला जाता हूं तो उसका लग्न लॉर्ड है, एज वेल एज वो 10 से 10 में प्लेस्ड है। तो D10 चार्ट में जब भी आपको प्रोफेशन देखना हो तो D10 चार्ट के 10th हाउस को लग्न बनाकर उससे आप देखेंगे। तो 10 से 10 में सैटर्न प्लेस्ड है, तो वो सैटर्न यहां पर भी उसको प्रोफेशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो अंतरदशा लॉर्ड सैटर्न इन ऑल द 3 चार्ट्स प्रोफेशन को जस्टिफाई कर रहा है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि जो दशा है वो मरकरी की है, अंतरदशा सैटर्न की है, प्रत्यंतर दशा वीनस की है। D1 चार्ट को मैंने देखा तो D1 चार्ट में जो अंतरदशा लॉर्ड है वो 10th हाउस को देख रहा है, इसलिए उसकी अंतरदशा में इसकी जॉब लग सकती है नेटिव की। फर्दर प्रत्यंतर दशा वीनस ये 10 से 10th हाउस में है, या सीधा ही 7th हाउस में बोल सकते हैं, उसकी प्रत्यंतर दशा में भी नेटिव की जॉब लग सकती है। तो ये दोनों चीजें इसको जस्टिफाई कर रही हैं। सन की प्रत्यंतर दशा में भी जॉब लग सकती है, क्योंकि वो 7th लॉर्ड है और 6th हाउस में बैठा है, दोनों चीजों को जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे सन का भी रोल आ गया। अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट D9 चार्ट में। तो D9 चार्ट का 10th हाउस के अंदर 10 साइन है और वो सैटर्न का साइन है, तो सैटर्न यहाँ पे भी जॉब दिलवा सकता है, और साथ में यहाँ पे मरकरी भी प्लेस्ड है, इसलिए जो अंतर महादशा लॉर्ड है वो भी यहाँ पर प्लेस्ड है, तो मरकरी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाते हैं हम D10 चार्ट पे। ये क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने कई सारी चीजें बताई थी, अब ब्रीफ में बता रहा हूं। तो D10 चार्ट का हम जब प्रोफेशन देखेंगे तो इसकी लग्न से भी देख सकते हैं। तो लग्न का लॉर्ड सैटर्न है, तो और उसको देख भी रहा है, इसलिए यहाँ पे सैटर्न की अंतरदशा में जॉब लग सकता है। इसी तरीके से इसका जो 10 से 10 यदि आप देखोगे या 7th हाउस देखोगे, उसके अंदर सैटर्न प्लेस्ड है, तो वो भी जॉब दिलवा सकता है, इसलिए सैटर्न की अंतरदशा के अंदर इसे नेटिव को जॉब मिल सकता है। एक दूसरी चीज और बता देता हूं, यहां पर जो दशा लॉर्ड है वो भी बेनिफिक है इस कुंडली के लिए, और वो दशा लॉर्ड मरकरी भी बेनिफिक है, और अंतरदशा लॉर्ड सैटर्न भी इस कुंडली के लिए बेनिफिक है। ये हालांकि 8वें और 12वें भाव के भी लॉर्ड है, तो ये जो भी काम होगा इस दशा और अंतरदशा में वो काम जरूर हो जाएगा, दोनों बेनिफिक है, मगर वो स्ट्रगल के बाद होगा, इजीली नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 मेलिफिक हाउसेस का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। ये अपना अपने 8th और 12th लॉर्ड की तरह भी तो यही बिहेव करेंगे, मगर 12th लॉर्ड की तरह जो सैटर्न बिहेव कर रहा है वो अच्छा भी है, क्योंकि फॉरेन में यदि इन्हें जॉब चाहिए तो उसमें 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मगर मरकरी जब 8th लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा, सडननेस क्रिएट करेगा। आप जब ये लूज कर देंगे उस टाइम पर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, या 100% ऑफ होगी तब नेगेटिव न्यूज आ सकती है। ये सडननेस का यहाँ पर रोल होता है। अब मैंने दशा और अंतरदशाएं बताई ऑन द बेसिस ऑफ विंशोत्तरी दशा। अब मैं, क्योंकि मैं कंपोजिट टेक्निक, मल्टीपल टेक्निक्स में यूज करता हूं, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, तो मैं जेमिनी दशा का भी यूज करूंगा। जेमिनी दशा नेटिव की होगी 18/7/2024 तक, वो जेमिनी एंड वर्गो साइन की दशा होगी। जेमिनी साइन 3 है और वर्गो साइन 6 है, और 3-6 का कोई यहां पर मतलब बनता है क्या? तो आप ध्यान से देखिए, इस कुंडली के अंदर जो 6 है वर्गो साइन, वो कारकांश लग्न से 7th हाउस में है। कारकांश लग्न से 7th हाउस की दशा भी प्रोफेशन दिलवा सकती है, कारकांश लग्न से 10th हाउस की दशा भी प्रोफेशन दिलवा सकती है, क्योंकि जब हमें प्रोफेशन देखना है तो कारकांश लग्न इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने इसके सूत्र आज बताए हुए हैं। तो कारकांश लग्न से 7th हाउस और कारकांश लग्न से 10th हाउस प्रोफेशन दिला सकता है। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन बन जाता है, बिकॉज दिस इज राशि इन द 7th हाउस फ्रॉम द कारकांश लग्न, वो पद प्राप्ति आपको दिलवा सकती है। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा योगिनी दशा की, जो तीसरा दशा सिस्टम हम लगाते हैं। तो योगिनी दशा उस टाइम है ये मंगला और सिद्धा, तो मंगला सिद्धा है, और मंगला ही मान के चलें, क्योंकि मंगला के अंदर जो अंतरदशा है वो छोटी छोटी 1 मंथ की अंतरदशाएं होती हैं।
तो मतलब 1 मंथ के आसपास या 1.5 मंथ या 2 मंथ, इससे ज्यादा की अंतरदशाएं नहीं होती। तो मेन रोल यहाँ पर दशा का ही होगा योगिनी में। जब भी मंगला और पिंगला दशाएं हो योगिनी में तो अंतरदशाओं का उतना ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि अंतरदशाओं का पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, 1 मंथ 2 मंथ, इससे ज्यादा पीरियड होता नहीं है। तो उतने कम पीरियड में अंतरदशाएं बदल जाएंगी। यदि कोई इवेंट होना है तो वो दूसरी अंतरदशा में हो जाएगा। तो यहाँ पे मंगला का कोई रोल होता है क्या, तो देखते हैं हम इसके D1 चार्ट के अंदर 10th हाउस के अंदर मून बैठा हुआ है जिसकी दशा होती है मंगला, इसलिए ये विंशोत्तरी दशा के साथ साथ योगिनी दशा भी इस इवेंट को जस्टिफाई कर रही है, अभी करंटली जो दशाएं चल रही है। अब मैंने विंशोत्तरी दशा में ये भी बताया, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर होगा काम या यहाँ पर होगा। अब मैं ट्रांजिट देखूंगा, डबल ट्रांजिट का रोल एंड में लगा रहा हूं। तो डबल ट्रांजिट देखते हैं, तो सैटर्न करंटली यहां पर लग्न में ही ट्रांजिट कर रहा है नेटिव के। तो लग्न में ट्रांजिट होने पे भी वैसे जॉब लग जाता है, मगर वो 10th हाउस को भी देख रहा है, इसलिए सैटर्न तो 10th हाउस को भी देख रहा है, लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए सैटर्न की तरफ से ये पास हो गया। ये कर्माधिपति है, कर्मों का फल सैटर्न देता है। तो जब तक कर्मों का फल सैटर्न से ना मिले तब तक धर्माधिपति जुपिटर कोई भी रिजल्ट दे नहीं सकता। अब मैं जुपिटर का ट्रांजिट देखता हूं, तो करंटली जुपिटर 1 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या वो इसके ना ही तो 10th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, ना ही वो 10th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है क्या 7 8 हुआ, 10th हाउस पे भी नहीं कर रहा है, 10th लॉर्ड पे भी नहीं कर रहा है, और ना ही लग्न पे कर रहा है, ना ही लग्न लॉर्ड पे कर रहा है। तो जुपिटर तो अभी ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी सारी चीजें सेटिस्फाई होते हुए भी जुपिटर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जुपिटर तो अभी चेंज होने वाला है अप्रैल मंथ में, यहां चला जाएगा 2 साइड में। तो जैसे ही अप्रैल मंथ में जुपिटर यहां पर जाएगा, तब देखिए ये 10th लॉर्ड के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहा है, 10th हाउस के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहा है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है साइमल्टेनियसली, और सैटर्न भी 10th हाउस पे ट्रांजिट करेगा। तो डबल ट्रांजिट कंडीशन अप्रैल में सेटिस्फाई होगी। मगर अप्रैल में इनकी दशा क्या हो जाएगी, वो दशा बदल जाएगी, मरकरी सैटर्न एंड सन अंतरदशा। तो बाकी जेमिनी और योगिनी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो अंतरदशा मैंने पहले ही बताया कि सन की अंतरदशा में भी जॉब, प्रत्यंतर दशा में भी जॉब लग सकता है, बिकॉज सन इज द 7th लॉर्ड एज वेल एज 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये नेटिव का जॉब लगना चाहिए इन द दशा ऑफ मरकरी सैटर्न एंड सन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट D1 और ट्रांजिट और अंतरदशाओं के रोल के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि नेटिव का जॉब अप्रैल मंथ में लगना ही चाहिए। एक और छोटा सा मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए वर्षफल भी देखा था, जो शॉर्ट इवेंट है उनके लिए मैं वर्षफल भी देखता हूं। तो वर्षफल में भी यही पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका एंड ऑफ मार्च के आसपास जॉब लगना चाहिए, और उस तब तक नहीं लगेगा तो थोड़ा डिफिकल्टी अराइज हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ वर्षफल। मगर जो ये कुंडली है इसके बेसिस पर भी अप्रैल के स्टार्टिंग में या उसके आसपास ही इनका जॉब लग जाना चाहिए। तो आई होप ये मेरा एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जिन सर ने दिया है उनको भी ये एनालिसिस भेजूंगा, सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। नमस्कार।